हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लैट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और वो है कि सर मॉक्स में स्कोर कैसे इंप्रूव किए जाएं। देखो एक बात समझो, मॉक अटेम्प्ट करना इस पेपर के लिए, दैट इज क्लैट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैट एक एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर है, ये नॉलेज बेस्ड पेपर नहीं है। नॉलेज आपकी केवल जीके सेक्शन में चेक हो रही है, बाकी सारे सेक्शन आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांट हो। अल्टीमेटली आपको इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स को बढ़ाने के लिए मेरे दोस्तों प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिस आप इतनी करिए कि वो चीजें आपके लिए नेचर का पार्ट हो जाएं, वो चीजें करने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। वो टाइम लिमिट, वो 2 घंटे की टाइम लिमिट जिसमें आपको क्लैट के पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, और जो फिलहाल आपको बहुत हैवी लग रही होगी, ये टास्क आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा होगा, स्पेशली जब आप क्लैट की तैयारी चालू कर रहे होते हैं। तब आप नोटिस करते हैं कि आप जब मॉक देने बैठ रहे हैं तो आपके टोटल अटेम्प्ट ही नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब टोटल अटेम्प्ट बढ़ने लग गए तो आपसे गलतियां बहुत हो रही हैं। बेटा ये दोनों ही चीजें एक ही चीज से कम होंगी, और वो है कांस्टेंट प्रैक्टिस, एंड नॉट जस्ट प्रैक्टिस। आज की वीडियो आपको एक स्पेसिफिक चीज बताएगी कि सर हम मॉक तो दे रहे हैं, लेकिन हर मॉक देने के बाद हमारे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो उसका रीजन है कि दोस्त आप मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, वो रियल एग्जाम को सिमुलेट करते हैं। देखिए आप घर पे वो पेपर दें, आप आराम से दे दें, आप सब कुछ सॉल्व कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी अक्सर ये क्वायरी रहेगी कि सर जब हम घर पे पेपर देते हैं तो हमारे नंबर आते हैं, लेकिन जब हम पेपर सेंटर पे देते हैं या मॉक अटेम्प्ट करते हैं एकदम वैसे ही एटमॉस्फेयर में जैसे हमारा एक्चुअल एग्जाम होगा, तो हमारे नंबर कम हो जाते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, वो होगा ही, क्योंकि आप अपने घर में एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में पेपर दे रहे थे। आप कभी फोन चला ले रहे थे, कभी उठ जा रहे थे, रिलैक्स थे आप। लेकिन जब आपने रियल सिचुएशन को सिमुलेट किया और जैसा असल में एग्जाम होगा उन कंडीशंस को सिमुलेट किया, तो आपको प्रेशर फील हुआ और आपके मार्क्स अपने आप कम हो गए। इसलिए मॉक देना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रूवन स्कोर इंप्रूवमेंट। देखिए ये बात होता है, आप जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप इवेंचुअली बढ़िया ही होते जाएंगे। तो अगर आप लॉजिकल, लीगल, मैथ्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिस से ही अच्छे होंगे, जैसा मैंने अभी आपको बोला, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन सब्जेक्ट्स को टाइम में कर पाएंगे और सही कर पाएंगे, तो इंप्रूवमेंट तो होगा ही। उसके बाद स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड ही तो इशू है दोस्त। 120 क्वेश्चन 2 घंटे में करना इशू है। 120 क्वेश्चन अपने आप में इतने मुश्किल नहीं होते हैं क्लैट के कि वो ना हो पाए। अगर आपको 3 घंटे दे दिए जाएं तो सबका स्कोर बढ़ जाएगा। इनफैक्ट 120 में 120 ले आएंगे कई लोग। सारा चैलेंज है कि हमको 2 घंटे में करना है, 1 मिनट पर क्वेश्चन, और वो हो जाएगा चैलेंजिंग, और वो सही होगा मॉक लगाने से और प्रैक्टिस करने से। हिडन वीकनेसेस आपकी रिवील होंगी। आप जब चीजों के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें आप अटक रहे हैं, कुछ चीजों पे आप अपने मिस्टेक्स को, आप अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मॉक देने का एक ये फायदा होता है। उसके बाद क्लैट एग्जाम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्लैट एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज लीगल का है, उसके बाद जीके का है, उसके बाद लॉजिकल और इंग्लिश का है, उसके बाद मैथ्स का है। इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स जैसे लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश बहुत हेवीली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं, बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं। इनफैक्ट मैथ्स में भी पैसेजेस आते हैं, बट ये 3 जो हैं, लॉजिकल, लीगल और इंग्लिश, ये पैसेज बेस्ड ही हैं। तो आपकी पैसेज को पढ़ पाने की समय में जल्दी से और जल्दी से समझ पाने की एबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। तो अगर आप क्लैट एग्जाम को समझते हैं तो आप ये समझेंगे कि क्लैट एग्जाम को निकालने के लिए कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दैट इज टू से कि हम कुछ पढ़ें, पहली बात तो उसे जल्दी पढ़ लें, दूसरा हमें ज्यादा समझ में आ जाए। उसके बाद मॉक टेस्ट को सही से लीजिए। सही से कैसे लेंगे? फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाइए। शुरुआत में हफ्ते में 1 दीजिए, फिर जब थोड़ा सा टाइम बीत जाए, दैट इज टू से 3 to 4 मंथ्स, उसके बाद आप हफ्ते के 2 कर दीजिए, फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आए 3 कर दीजिए। बट इसमें ये याद रखिएगा, केवल हमें मॉक लगाते नहीं रहने हैं, हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है। मॉक अच्छे हों और मॉक देने के बाद हम उन्हें एनालाइज करें कि हमसे गलतियां कहां कहां हुई, वरना हम सीखेंगे क्या? गलतियां करना अच्छा चीज है, सो लॉन्ग एज आप उनसे कुछ सीखें। उसके बाद स्मार्ट सेक्शन ऑर्डर। हमें किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना है ये सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। कोई जीके पहले करता है, कोई लॉजिकल पहले करता है, कोई इंग्लिश पहले करता है। हर चीज का अपना एक रीजन है, और हर चीज देखिए, मैं
कोई आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं दूंगा कि इसी ऑर्डर में करो, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका क्या ऑर्डर होगा, वो किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है, वो उसकी टाइमिंग कैसे ज्यादा अच्छी यूटिलाइज होगी। लेकिन एक बात तय है, आपका जो भी ऑर्डर हो, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्लैट एग्जाम देने के पहले कि आप पहले क्या करेंगे और एंड में क्या करेंगे और क्या सीक्वेंस होगा चीजों को करने का। इसको डिसाइड करने के लिए बेटा तुम्हें पेपर देना तो पड़ेगा पहले, ताकि तुम देख पाओ कि तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस ऑर्डर में हो। तुम्हें खुद भी टेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मॉक है। मॉक में एक्सपेरिमेंट करिए, मॉक में पता लगाइए कि आपके लिए सबसे कंफर्टेबल ऑर्डर क्या है, आप किस ऑर्डर में सबसे कम टाइम ले रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी सबसे हाई रह रही है। और एक बार आपने एक्सपेरिमेंट करके तय कर लिया कि आपके लिए कोई ऑर्डर परफेक्ट है, उसी ऑर्डर से स्टिक रहिए और उसी ऑर्डर को क्लैट में करिए। उसके बाद रियल एग्जाम कंडीशन, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, अगर आप मॉक देंगे तो रियल एग्जाम कंडीशंस में दीजिए। वो प्रेशर आपको फील होना चाहिए जो क्लैट देते हुए आपको फील होगा। उसके बाद 60 सेकेंड रूल, अगर क्वेश्चन 60 सेकेंड से ज्यादा ले रहा है, दैट इज टू से 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है, तो उसे स्किप कर दीजिए फिलहाल के लिए। अब देखिए, इस चीज को बहुत ज्यादा स्टिकलर की तरह स्टिक होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सजेशन की तरह दिया है ये वाला रूल। कभी कभी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा ले लें, इसे लक्ष्मण रेखा मत मान लीजिएगा। मान लीजिए आप 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट लिए, कोई क्वेश्चन जेन्युइनली मुश्किल था, या 2 मिनट लिए क्योंकि वो जेन्युइनली मुश्किल था, लेकिन सारे सही किए, तो ठीक है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। लेकिन जनरली बहुत अटका मत करिए क्वेश्चन पे, क्योंकि आपका गोल है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। आपका गोल ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, या आपका गोल बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्डन रूल, हर मॉक को जरूर एनालाइज करें कि हमने मॉक कैसा दिया, हमारा स्कोर जैसा भी आया वो क्यों आया। अच्छा आया तो क्यों आया, आता था हमको, हमसे सॉल्व हो गया, कुछ चीजें हमारी जो अच्छी हैं वही आ गई पेपर में, या खराब गया तो क्यों खराब गया, जो चीजें खराब थी हमारी वही आ गई पेपर में। रीसॉल्व करिए एंटायर मॉक को। आपको लगेगा कि सर ये तो रिडंडेंट काम है, हमको तो आंसर पता है, तो आंसर पता है तो 100 ले आओ, फुल ले आओ, 120 में 120 ले आओ, आंसर पता है तो। लेकिन री अटेम्प्ट करो, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है तुम कुछ क्वेश्चन तो छोड़ोगे ही हर मॉक में, या कुछ क्वेश्चन गलत करोगे ही मॉक में जनरली। तो जब उनको दोबारा करो, एक बार गलती देख लो कि तुमने क्यों गलत किया या तुम क्यों नहीं कर पाए, फिर कुछ समय बाद उस मॉक को दोबारा दो कि क्या तुम्हारी वो गलती अब सही हुई। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर वैसा ही सेम मॉक आता तो क्या अब तुम पहले से अच्छे हो। उसके बाद एक एरर लॉग मेंटेन करिए, एक लिस्ट बनाइए हर मॉक को एनालाइज करने के बाद। जब आप कुछ मॉक्स को एनालाइज कर लेंगे, 10 12 15 जो भी है, तो आपको अपना पैटर्न देखने लगेगा कि यार ये टाइप की चीज है जिसमें मैं बार बार गलती कर रहा हूं, या ये टाइप का क्वेश्चन जिसमें मैं बार बार गलती कर रहा हूं। आप अपना एरर, उस एरर का पैटर्न स्पॉट कर लेंगे कि यार मेरा दिमाग इस चीज में बार बार गलती करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको काम किस चीज पे करना है। देखिए, अपने आप को सही करने के लिए अपने वीक पार्ट्स को, कमजोर जो अपने कमजोर पार्ट हैं उनको स्ट्रांग करना पड़ेगा ना। जो स्ट्रांग है उसको तो स्ट्रांग मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसको वीक नहीं होने देना है। लेकिन जो वीक है, अगर वो वीक रह गया तो सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद प्रायोरिटाइज योर एनालिसिस, सबसे पहले गलत आंसर को एनालाइज करिए कि आपने क्यों गलत किया। फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि आपने क्यों छोड़ा या आपने क्यों तुक्का मारा। ऐसे क्वेश्चन जिन पे आपने तुक्का मारा है उनको सर्कल कर लीजिए, ताकि आपको याद हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं था, आपने गेस मारा है। उसके बाद करेक्ट आंसर को लास्ट में एनालाइज करिए कि आपने सही किया तो क्यों सही किया। इसको तो ज्यादा आपको पता था इसलिए आपने सही किया, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड करिएगा। ज्यादा जरूरी आपने गलत क्यों किया या आपने छोड़ा क्यों, इन चीजों को एनालाइज करना। उसके बाद अपने पैटर्न को आप समझ जाएंगे कि आप बार बार क्या गलती कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रीवियस पॉइंट में बताया। उसके बाद एक टॉपर कैसे एनालाइज करता है, या एक अच्छा जो परफॉर्मर होता है वो अपने किसी भी एग्जाम के मॉक को कैसे एनालाइज करता है। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को समझता है कि वो क्या किसी सब्जेक्ट में उसके कंसेप्ट ही अभी क्लियर नहीं है जिसकी वजह से वो गलती कर रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो कोई एरर नहीं है, क्या उसकी रीडिंग स्पीड तो स्लो नहीं है, क्या उसे बहुत टाइम लग जा रहा है किसी चीज को, पूरे क्लैट पेपर को 2 घंटे में वो 80 क्वेश्चन कर पाया, तो मतलब रीडिंग स्पीड स्लो है। वो कैसे सही होगी बेटा, डेली पैसेज पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से। उसके बाद कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक, ऑब्वियसली ये एनालिटिकल रीजनिंग और ये मैथ्स में होने वाली चीज है। आपने कोई वर्ड या कोई नंबर स्किप कर दिया, आप दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते, तो अपनी इन गलतियों को पकड़िए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करिए। देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर तो अल्टीमेटली यही है कि और प्रैक्टिस करिए ज्यादातर सेक्शंस में। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का इशू, टाइम मैनेजमेंट का इशू मेरे सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है। टाइम मैनेजमेंट का इशू जनरली इसीलिए होगा कि या तो आप कॉम्प्रिहेंशन में स्लो हैं, दैट इज टू से पढ़ने में आपको टाइम लगता है, या फिर
आप कैलकुलेशन में स्लो हैं, दैट इज टू से आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, और दोनों चीजें मेरे दोस्त प्रैक्टिस से, एनालाइज करने से कम हो जाएंगी, मेरी बात मानो, भरोसा रखो। उसके बाद कैसे मार्क्स बढ़ेंगे, अभी तक जितनी बातें बताई वो करेंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, तो मैं इसे कंक्लूड कर दूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड बढ़ाओ, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, मास्टर टाइम मैनेजमेंट, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम अपने आप मैनेज होने लगेगा, और एक सीक्वेंस पहले डिसाइड करो कि आपको किस सीक्वेंस में करना है चीजों को, और आपके लिए सबसे फास्ट सीक्वेंस क्या है। उसके बाद वीक एरियाज को बार बार रिवाइज करो। उसके बाद प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट, जी हाँ, फुल लेंथ मॉक तो अच्छी चीज है, देना चाहिए, बट अगर आपको पता है कि आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर एग्जांपल लॉजिकल जिसमें सीआर और एआर है, ये एक्सेप्शनली स्लो है, तो आप इसके सेक्शनल लगाइए ना, हर दिन लगाइए, कौन मना कर रहा है। 24 क्वेश्चन होते हैं जनरली, 25 मिनट लो, 20 से 25 मिनट के बीच में, और देखो तुमसे कितने हुए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितने छोड़े। तुम ये काम डेली करते रहोगे, समझते रहोगे, तुम्हारा लॉजिकल में टाइम कम लगने लगेगा, तुमसे लॉजिकल ज्यादा सही होने लगेगी। उसके बाद रीडिंग स्टैमिना बनाओ, पढ़ तो लेते हैं तेज, समझ भी जाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ पाते, दिमाग थक जाता है, ज्यादा की आदत हो जाएगी जब ज्यादा पढ़ोगे। तुम्हारे ब्रेन में जबरदस्त न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है मेरे दोस्त, हर ह्यूमन बीइंग में होती है, दैट इज टू से कि आपका दिमाग सीखने के लिए बना है, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर हैं। तो इस बात से घबराइए मत कि आपके दिमाग को अभी टाइम लग रहा है, मेरी बात मानिए, वो सीख जाएगा, अगर आप उसको कराएंगे तो दिमाग कुछ भी सीख सकता है। स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट्स, द ह्यूमन माइंड इज मेड फॉर डूइंग मेनी टास्क्स, इट इज स्मार्ट इनफ। उसके बाद रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग, जब ज्यादा सही करेंगे और अपनी गलतियां पकड़ने लगेंगे तो समय के साथ होगा ये, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अटेम्प्ट भी बढ़ने लगेंगे, और शुरुआत में जब अटेम्प्ट बढ़ेंगे तो थोड़ी गलतियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 80 कर रहे थे तो 20 गलत कर रहे थे, अब 100 कर रहे हैं तो थोड़े 30 गलत कर दे रहे हैं, ज्यादा गलत कर दे रहे हैं। तो पहले तो आपके टोटल अटेम्प्ट बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको टाइम कम लग रहा है पेपर करने में, फिर आपके रॉन्ग जो हो रहे थे अटेम्प्ट बढ़ने पे वो कम होंगे, क्योंकि अब आप अपनी गलतियां पकड़ के उनको सही कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये बात याद रखिएगा, क्लैट के पेपर में -1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर होती है तो आप तुक्का या रैंडम गेसेस पे गेम नहीं खेल सकते, आपको पता होना चाहिए आप क्या आंसर कर रहे हैं, और आपकी कैलकुलेशन, आपका लॉजिकल को सॉल्व करने की स्पीड, आपका दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि आप बार बार मिस्टेक्स ना करें, एक आध नंबर से आप पीछे रह जाएंगे। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो हम अवॉइड करनी चाहिए। एक तो मॉक एनालिसिस को स्किप कर देना, मॉक दे दिया, उसको देखते नहीं है कि हम क्या गलतियां करते हैं, क्यों करते हैं, समझते नहीं है अपनी गलतियों को। उसके बाद एग्जाम कंडीशंस को नहीं सिमुलेट कर रहे हैं, घर पे आराम से मॉक दे रहे हैं, असली पेपर में नहीं कर पाओगे, घबरा जाओगे। उसके बाद मेमोराइजिंग इंस्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब रट रहे हैं, सब रट रहे हैं, बेटा ये रटने का तो पेपर ही नहीं है, पहली बात स्मार्टनेस चेक करने का पेपर है, एप्टीट्यूड चेक करने का पेपर है, थोड़ा क्विक विटेड बनो, शार्प बनो, दिमाग तेज हो, एक्टिव हो, केवल रटो मत, प्रैक्टिस करो, समझो चीजों को। उसके बाद इग्नोरिंग वीक सेक्शंस, अभी बताया इग्नोर मत करिए, अगर ये स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपका जो सबसे वीक है वो सबसे स्ट्रांग बन जाना चाहिए। उसके बाद ओवर अटेम्प्टिंग रिस्की क्वेश्चंस, क्यों रिस्क लेना, क्यों रिस्क लेना, जीके में कोई चीज नहीं पढ़ी थी, लगा के पढ़ी थी, एक बार कभी सुनी थी, रिस्क ले लिया तुमने, क्यों लिया। गेसिंग वर्क मत करो, कम करो, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तब करो, रैंडम गेसेस मत खेलो, अगर तुम्हें बहुत गेसेस खेल रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हो, तुम्हें भी चीजें नहीं पता है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा गेस वर्क कर रहे हो, मत करो। उसके बाद कंपेयरिंग स्कोर्स विद अदर्स, दूसरों से कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने आप से करो। एक मॉक में जितना आया उससे ज्यादा अगले में आना चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा अपना स्कोर जो भी था, मान लो 50 भी था, अगले मॉक में 5 या 1 नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। तुम अपने आप को बीट करने पे ध्यान दो, तुम जब अपने आप को बीट करने पे ध्यान दोगे तो तुम अपने आप बाकियों को पीछे छोड़ दोगे। दूसरे को मत देखो कि हम यहां हैं वो वहां हैं, उसने तुमसे पहले हो सकता है चालू किया हो सकता है, तो तुम अपने ऊपर ध्यान दो। उसके बाद वीकली एक्शन प्लान, आपको आपके टीचर्स ऐसे दे ही देंगे, बट कुछ रफ चीजें मैं आपको बता दूं। स्टडी और सेक्शनल प्रैक्टिस करिए, पढ़िए किसी सेक्शन को और जो आपका वीक हो, और उसके सेक्शनल को प्रैक्टिस करिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए, ये कंक्लूजन है हर बात का जो अभी हमने की। लाइट रिवीजन और सेक्शनल दीजिए, जैसे जीके जैसे सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली आपने कुछ पढ़ा तो उसको याद करने में थोड़ा समय लगता है, तो कई कई चीजों का विद इन 1 वीक रिवीजन हो जाना चाहिए। लेट से आपने मंडे को कोई चीज पहली बार पढ़ी, 7 दिनों के भीतर भीतर उसको 2-3 बार पढ़ लेना अपने नोट से जो तुम बनाए हो,
कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे रिवाइज किए हुए तुम्हें एक आध महीने से ज्यादा हो जाए। तुमने कोई जीके जनवरी में पढ़ी थी, तब तक तो तुमने रिवाइज की, जब तक नवंबर आया तब तक वो टॉपिक तुमने रिवाइज ही नहीं किया, 3 महीने हो गए, ये मत होने देना। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो तुम लाइट रिवीजन कई जीके के टॉपिक्स का 5-5 मिनट में, एक एक दिन में कई टॉपिक्स का कर सकते हो। हाँ, बट इसके लिए तुम्हारे पास शॉर्ट में नोट्स होने चाहिए। उसके बाद बाई वीकली रिव्यू करो अपना, या वीकली रिव्यू करो अपना, ये सब्जेक्टिव है। उसके बाद डीप एनालिसिस डे रखो अपना, मॉक के अगले दिन रखो। यूजुअली अगर आप संडे को देते हैं तो मंडे को कायदे से एनालाइज करिए उस मॉक को कि आपके क्या स्कोर आया, क्यों आया, क्या गलतियां की आपने, जैसा भी हमने डिस्कस किया। और अपनी प्रोग्रेस पे थोड़ा खुश होइए दोस्त, थोड़ा भी हो तो थोड़ा सा अपने आप को मेहनत की है आपने, आप प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, किसी और से कंपेयर मत करिए, आप अपने आप में खुश होइए कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया, अगर अभी हम 60 पे हम जाएंगे, 90 100 पे जाएंगे। अभी से 100 वाले को देख के क्यों कंपेयर कर रहे हो, तुम तो नहीं हो उसकी जगह, तुम अपने आप को देखो। तो इन बातों को दोस्तों ध्यान में दीजिएगा, मॉक जरूर दीजिएगा और मॉक को एनालाइज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।